ओके, सो लास्ट क्लास में क्या वाइंड अप किया था हमने? ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक्स देखे थे। ठीक है, आज थोड़ा सा देखते हैं वेव मोशन। क्या देखते हैं? दो चीज़ें होती है, एक जिसके पास मास है वो पार्टिकल, और जिसके पास मास नहीं है वो वेव। तो थोड़ा सा वेव के बारे में पढ़ते हैं आज, है ना। तो आइए लिखेंगे वेव मोशन। वेव जानते हो? दिख रहा है? सो दैट इज अ वेव। क्या है? एक वेव। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो वेव का जो टॉप पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है बॉटम इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक, तो एक वेव में दो चीज होता है, एक होता है क्रस्ट और एक होता है ट्रफ। दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है? वेवलेंथ। आया समझ में? तो रिलेटेड टू वेव कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे वेव से रिलेटेड। तो सबसे पहले दो जो टॉप पॉइंट होगा, ठीक है, जो पीक पॉइंट होगा किसी भी वेव का, वो क्या कहलाएगा? क्रस्ट। और जो बॉटम पॉइंट होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा, वो क्या कहलाएगा? किसी भी दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या किसी भी दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। कोई दिक्कत इसमें? तो आइए कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ लेते हैं इसमें क्या, वेव लेंथ। बना लो, डायग्राम बना लो। पहला वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? ठीक, तो क्या हो जाएगा? वेवलेंथ क्या होगा? बना लियो ऊपर से। तो क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent crust, distance between two adjacent crust or two adjacent trough is called क्या? वेवलेंथ। तो किसी भी दो सक्सेसिव या एडजेसेंट क्रस्ट या किसी भी दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या? वेवलेंथ। कोई दिक्कत किसी को? तो पहला पॉइंट वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? फ्रीक्वेंसी। समझते हो फ्रीक्वेंसी? हाँ, तो फिर ठीक है, खुद लिख लो। क्या था बेटा फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज न्यू। क्या बोलते हैं इसको अपन? न्यू। न्यू समझते हो? न्यू मतलब नया। यस और नो? यस सर। कैसे नमूने लोग हो तुम लोग। न्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? न्यू। ठीक है, ये आपका क्या डिफाइन करता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हो? देखो, ये कोई पॉइंट है, यहां से वेव पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? वेव। ठीक,
और तुम्हारे पास करने को कोई काम नहीं है तो सुबह सुबह उठ के, सुबह तो नहीं, दोपहर में उठ के प्रतीक वेव देख रहा है। क्या देख रहा है? वेव। नज़ारे है नहीं तो सोचा चलो वेव ही देख लेते हैं, तो वेव देख रहा है। तो इस पॉइंट से वेव पास हो रहा है, तो टाइम पास के लिए गिन रहा है कितने वेव। तो 1 सेकेंड में 10 वेव पास हुए। कितने वेव समझते हो ना? यहाँ से लेके यहाँ तक ये चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, घट रहा है ना। पहले यहाँ से यहाँ तक क्या हो, बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक घटा, फिर यहाँ से यहाँ तक और घटा, फिर बढ़ा, फिर इसके बाद से रिपीट हो गया, इसके बाद से ये पोर्शन इससे रिपीट है, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? 1 सेकेंड में यहाँ से अगर 10 वेव पास हो रहा है तो ये जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी है 10। क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी? 10। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतने वेव पास होंगे, स्पीड उतना ज़्यादा होगा, स्पीड उतना आ रहा है समझ में? जब भी कोई मोबाइल खरीदते हो तो उसमें प्रोसेसर आता है, उसमें लिखा आता क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2.2 गीगाहर्ट्ज़, 2.8 गीगाहर्ट्ज़, 1.6 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग आज मतलब मोबाइल वाले तो बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। तो वो हर टाइम पे एक एक नया चीज़ ला करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते, लोग बनते रहते हैं। पहले प्रोसेसर का आया, पहले सिंगल था, फिर डुअल कोर आया, फिर क्वाड कोर आया, फिर ऑक्टा कोर आया, हेक्सा कोर आया, फिर ऑक्टा कोर आया। तो उससे ज़्यादा कोर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो वहाँ जाके प्रोसेसर का सिस्टम ख़त्म, ठीक है। 1-2 साल तक कंपनी यही बेचते रहे, हमारे इसमें क्वाड कोर है, हमारे इसमें ऑक्टा कोर है, यही। फिर वो फिक्स हो गया। फिर कैमरे का ट्रेंड 1 था, फिर 2 किए, फिर 3, फिर 4, ठीक है। जबकि कैमरा एक ही होता है, बाकी सब फर्जी होते हैं। आपके उसमें 4 कैमरा लगाए, एक ही से फ़ोटो क्लिक होता है, बाकी 3 का कोई लेना देना। एक पे उंगली रख दो, बाकी 3 खुला है, फ़ोटो आएगा ही नहीं। और बाकी 3 कवर कर दो, एक ही खुला है तो भी फ़ोटो आएगा। समझ गए? तो ये भी करके देख लिए। फिर पहले ट्रेंड चला भैया कितना ठोक कैमरा है, 1 है कि 2 है कि 4। अब उससे आदमी परेशान हो गया, 4 से ज़्यादा कैमरा लगा करना भी क्या, कोई मतलब का तो है नहीं। फ़ोटो वही आना जो सिंगल कैमरे से आता है, और फ़ोटो वही आना जो 4 कैमरे है उससे भी। समझ गया कि नहीं? कंपनी तो कुछ ऐसी होती है कि अंदर कुछ नहीं रहता, सिर्फ बाहर सर्कल लगा देना, अच्छा 4 कैमरा है मेरे इसमें, ठीक, इसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद कैमरा का ट्रेंड ख़त्म, फिर रैम का आया। किसने बता दिया भैया रैम कम होता है इसलिए अटकता है फ़ोन, ठीक है। तो अपन फिर रैम के पीछे भागे, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, आजकल 12 GB आता है, या सुनो 16 GB। तो ये सब एक फ़ोन, जो एक नॉर्मल आदमी जो फ़ोन यूज़ करता है 2-4 को छोड़ के, जो एकदम हैवी गेम खेलते हैं, ठीक है, और उसके लिए भी आपका प्रोसेसर सपोर्ट करना चाहिए, हर मोबाइल में चलता नहीं है। तो 4 GB रैम इतना होता है कि मोर देन सफिशिएंट है, 6 GB एक्स्ट्रा सफिशिएंट, उसके बाद 8 GB ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब एक आदमी है, एक कमरा है, ठीक है, कंजस्टेड लग रहा है, 2 ले लिया उसने, 2 कमरे, फिर बोला नहीं 3, फिर 20 कमरे में अकेला आदमी रह रहा है, ज़रूरत है क्या? जा ही नहीं पाएगा ना, 20 कमरा देख ही नहीं पाएगा। तो वही चीज़ हो गई। फिर रैम, समझ आया मैंने क्या बोला? तो रैम के लिए क्या, मल्टीटास्किंग, बहुत सारे ऐप एक साथ चला रहे हो तो रैम स्पेस होना चाहिए। 2 GB सफिशिएंट होता है, 4 GB बहुत ज़्यादा हो गया, 6 GB की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी। कभी आपका फ़ोन का 6 GB कभी ऑक्यूपाई नहीं होगा, तो कंपनियाँ लिख देते, ज़रूरत पड़ती नहीं, लगा देते 4 GB, अंदर बाहर लिख दे 6। किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ता है आपका फ़ोन के प्रोसेसर का क्लॉक। आपका फ़ोन कितना फास्ट है वो डिपेंड करेगा किस पे? प्रोसेसर के क्लॉक पे। जैसे आपके पास है 6 GB रैम का एक फ़ोन, ठीक है, आपका प्रोसेसर है ऑक्टा कोर, और ये है 1.4 गीगाहर्ट्ज़। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 1 सेकेंड में इतना फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? एमिट। आ रहा है समझ में? दूसरा किसी पास फ़ोन है 2.8 गीगाहर्ट्ज़, क्वाड कोर ही मान लो, ऑक्टा कोर भी नहीं है, क्वाड कोर है, ठीक है, और ये 4 GB रैम है। तो ये अगर 4 GB रैम है, ठीक है, तब भी इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। आपका फ़ोन लैग नहीं करेगा,
आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या बोला, समझ आया? तो डिपेंड करता है क्या, प्रोसेसर 4 GB हो गया, 6 GB मैक्स टू मैक्स, 8 GB की ज़रूरत है ही नहीं कभी, तो स्पीड नहीं बढ़ेगा ना। यही सेम 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 1.4 GHz में 6 GB लगाऊँ चाहे 8 GB चाहे 16 GB, स्पीड हो ही रहेगा। अगर ये लैग कर रहा है तो 6 GB की जगह 8 GB लैग करेगा और 16 GB भी क्या करेगा, लैग, जब तक आप इसको अपग्रेड नहीं करेंगे। समझ गया बेटा? यस और नो? तो सारा का सारा एक फ़ोन का सबसे ज़्यादा फीचर्स होता है, फ़ोन चलाने में मज़ा आना चाहिए, फ़ोन स्मूथ होना चाहिए, फ़ोन अटकना नहीं चाहिए, फ़ोन लैग नहीं करना चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा किस पे, सारा प्रोसेसर का क्लॉक का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए। लिख के आता है, बहुत सारे मोबाइल वाले लिख के देते हैं ना कितने का है, समझ गए? दूसरा प्रोसेसर की कंपनी स्नैपड्रैगन, उसका प्रोसेसर सबसे अच्छा है, ठीक है, अभी मार्केट में। तो जितने अच्छे जनरेशन का प्रोसेसर होगा आपका फ़ोन उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा। और लोग क्या करते हैं, प्रोसेसर घटिया लगा देते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लगा दिए, सदियों पुराना जो रिजेक्ट हो गया ना, आजकल कोई यूज़ नहीं करता, उठा लिए उसको। बहुत सारे कंपनी आती है ना प्रोसेसर की। तो फ़ोन में सबसे महंगा क्या है पता है? एक प्रोसेसर और दूसरा उसका रैम। रैम तो फिर भी ठीक है, सारा कॉस्ट एक प्रोसेसर का है। तो प्रोसेसर जो होगा, जितना ज़्यादा हैवी प्रोसेसर होगा, मदरबोर्ड उतना हैवी आएगा, पूरा फ़ोन का कॉस्ट वही पर है। समझ गए मैं क्या बोला? तो लोग क्या करते हैं, सस्ते में 50 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल कैमरा देते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। 8 मेगापिक्सल ही इतना ज़्यादा होता है कि उससे ज़रूरत नहीं आपको। तो पिक्सल्स बढ़ा देने से क्वालिटी नहीं बढ़ती ना, रेजोल्यूशन बढ़ने से नहीं होता, क्वालिटी अलग होती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये अब अगर फ़ोन खरीदेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना पड़ेगा। जितना अच्छा फ्रीक्वेंसी होगा, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, फ़ोन उतना स्मूथ चलेगा। सब कुछ लेने के बाद आखिरी में जाकर के फ़ोन चलाना ही होता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? और गुस्सा तब आता है जब फ़ोन हैंग मारता है, फ़ोन अटक जाता है। तो जब भी आपका फ़ोन, कोई भी कंपनी का फ़ोन हैंग मार सकता है, ऐसा कोई नहीं कि पर्टिकुलर कंपनी का हैंग नहीं मारेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर। आप उठा के देखिए, अगर आपका फ़ोन हैंग मारता तो उठा के देखिए, आपका प्रोसेसर फर्जी होगा कोई भी कंपनी का, उसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी अच्छा नहीं होगा। रैम भले ही आपका 8 GB है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैम क्या करेगा, जब तक प्रोसेसर काम नहीं करेगा रैम का कोई काम नहीं है। प्रोसेसर अच्छा हो फिर रैम होना चाहिए। समझ में आए? तो 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने वेव पास हो रहे हो, उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी। अगर पहले प्रतीक ने देखा तो 10 पास हुए, फिर दूसरे को देखा तो 20 पास हुआ, कौन तेज है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तेज ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा आपके प्रोसेसर का, क्लॉक जितना ज़्यादा होगा उतना तेज होगा प्रोसेसर, और जितना तेज होगा उतना स्मूथ चलेगा। आया समझ में? क्लिक करते साथ ही ऐप खुल जाएगा, सारी चीज़ें खुल जाएंगी। समझ में आने तो फिर क्लिक कर दिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल आपके जैसा, बिल्कुल आपका फ़ोन भी आपके जैसा। हाँ अभी मैंने बोला हाँ बेटा इसको बताओ, ठीक है, सुन रहे, अभी ना, अभी कान में घुसा है, अभी तक पहुँचा नहीं दिमाग तक, धीरे धीरे पहुँच रहा है। एक वर्ड पहुँचा, दो, तो उसका सुन लिए। जैसे बोलते हैं ट्यूबलाइट बोलते हैं ना बहुत लोग को, है ना, किसने कोई जोक क्रैक किया, सब हंस रहे, वो सोच रहे, समझ नहीं आया। फिर 5 मिनट के बाद समझ में आया, सब चुप हो गए, वो हंस रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अभी समझ में आया ना। समझ आया कि नहीं? यस और नो? क्लियर है? दूसरा चीज, अपन जब एक फ़ोन खरीदते हैं तो कोई सा भी फ़ोन ले लो, कोई सा भी, ठीक है, चाहे कितना महंगा ले लो चाहे कितना सस्ता ले लो। पहले दिन हम जब लेके आते तो वो एकदम फास्ट चलता है, स्मूथ चलता है, मस्त चलता है ना। फिर धीरे धीरे 2 4 10 15 20 1 महीने बाद फिर फ़ोन धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो। ऐसा क्या होता है, 15 दिन बाद अंदर का पार्ट्स ख़राब होने लगता है, जंग लग जाते हैं। नहीं, क्या होता है, 15 दिन के अंदर ही कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपना पुराना फ़ोन लिया, नया फ़ोन खरीदा, सीधा सारा जो उसमें भर के रखे 150 200 GB ट्रांसफ़र मार दिए, बस ख़त्म। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अपन क्या करते हैं, जैसे ही नया फ़ोन लेते साथ ही पुराने फ़ोन का सारा डाटा, जो काम का वो भी और जो काम का नहीं वो भी, और उसके बाद 100 का ऐप डाउनलोड कर लिया, चलाते अपन 3 ही है, पर डाउनलोड करके रखे 100, पता नहीं किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो इससे क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा लोड, इतना ज़्यादा मेमोरी पूरा भर दिया तुमने। 128 GB का फ़ोन है, 128 GB भर दिया, अब फ़ोन भी बेचारा सांस नहीं ले पा रहा है, फिर क्या करेगा वो? कोई भी अच्छा, कितना भी अच्छा फ़ोन क्यों ना ले लो, भर दोगे बहुत सारा तो वो भी क्या करने लग जाएगा, लैग करेगा ना। समझ गए कि नहीं? और अगर वही चीज़ सस्ता फ़ोन है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं भरा है,
दो चार टुक मेरे ऐप है जो काम के, और बाकी फोटो के नाम पे दो चार टुक फोटो है बस, और कुछ नहीं। फ़ोन पूरा खाली पड़ा है। चलाइए, पहले दिन जैसा चलेगा, जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा फ़ोन उस दिन तक भी वो वैसा ही चलेगा। आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा कभी। आपका फ़ोन पहले दिन हैंग नहीं किया और आपने उसमें कुछ नहीं डाला, दो चार ऐप काम के, दो चार फोटो, कितने जीबी का मुझे नहीं पता, ठीक है, दो चार जीबी भर दिया, दो चार फोटो पर खींच ले, बस ख़त्म, और कुछ नहीं उसमें। चलाइए, आपका फ़ोन कभी हैंग, समझ आ रहा है कि नहीं? तो 128 जीबी भर देने से 128 जीबी यूज़ कर लेते हो क्या? कभी पुराने अपने फ़ोटो 4000 फोटो ट्रांसफ़र मार दिए, देखते हो क्या? मैं तो नहीं देखता हूँ, बाकी लोग का नहीं पता। पॉसिबल है क्या देखना? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है? देखते कितना है? 100-200 फोटो जो सही आई होगी, है ना, बाकी सब फालतू। देखते हो क्या उसको? तो मतलब क्या समझो कि जैसे फ़ोन में अपन ने नया फ़ोन लिया तो अपन चाहते स्मूथ चले, बढ़िया चले, तो अपन क्या चाहते हैं कि उसमें स्टोरेज क्या रखे, कम से कम, जिससे हमारा काम चल जाए, जितना ज़रूरत उतना स्टोरेज, जितना ऐप काम का उतना, तो उससे क्या चलेगा फ़ोन? फास्ट, अच्छा चलेगा, लंबा भी चलेगा। तो सेम चीज़ अपन जब पढ़ते हैं तो कुछ भी मिल जाए, ये भी ले लो, ये भी ले लो, इसको भी पढ़ लेता हूँ, अच्छा ये जेई वालों का है, अच्छा मैथ्स का क्वेश्चन है क्या, चलो इसको भी पढ़ लेता हूँ, हाँ ठीक, शायद आ जाए मेरे इसमें, हैं। हाँ, ऐसे ऐसा होता है ना, बच्चों की टेंडेंसी होती है, सर ने बोला है इसको मत पढ़ो, अच्छा सर ने बोला है मत पढ़ो, हो सकता है कि मेरे एग्जाम में आ जाए, पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करता है अपन, वही सब भरना चालू कर देते। फ़ोन लिया और दनादन भर दिया, पहला दिन लिया, पुराना फ़ोन का डाटा सब डाल दिए, पहला फ़ोन भी बच था, ये भी बच हो गया, कुछ नया डालने का मौका ही नहीं मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना ज़्यादा भरोगे कचरा, आउटपुट कुछ नहीं आएगा, प्रोसेसर ढीला रहेगा, ठीक है। 4000 फोटो देखोगे, 4 फोटो देखने के बाद पांचवा खोलोगे नहीं, क्यों? जैसे क्लिक किया तो घूम रहा है, खुलेगा, ठीक है, खुला ही नहीं, हैंग मार गया फ़ोन। सेम चीज़, यही चीज़ होता है, ढेर सारा कचरा भर लेते दिमाग में, उसमें बाद एग्ज़ाम में जैसे ही बैठते, टेस्ट देने बैठते, एग्ज़ाम देने बैठते, प्रोसेसर स्लो हो जाता है और उस पर ज़्यादा लोड डाल देते हैं, हैंग मार देता है। फिर टेस्ट के बाद खुलता है, अच्छा अरे यार ये ऐसा बनता, अरे यार इसमें ये करना था, अरे यार इसमें ऐसे हो जाता है, अरे ऐसे बन जाता। क्यों? क्योंकि 3 घंटा तो प्रोसेस होने में लगा है ना, इतना सारा मेमोरी जो था। समझ गया बेटा? तो इसलिए कचरा कम पढ़ना है, काम की चीज़ें पढ़ना है, सिर्फ स्टिक टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ काम की चीज़। मैंने नहीं पढ़ा है तो बाकी ने भी नहीं पढ़ा होगा, और दो चार जो नमूने लोग पढ़े होंगे उनका प्रोसेस स्लो होगा, वो बाकी चीज़ ही नहीं कर पाएंगे। समझ आया कि नहीं? तो एटीट्यूड पॉजिटिव, कचरा नहीं पढ़ना है, मैंने जितना पढ़ा है वही आएगा। इसका मतलब नहीं कुछ भी पढ़ लो, सर लोग कुछ बोलते वही है ना, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है अच्छा ये चैप्टर नहीं आ रहा, ये नहीं आएगा, जब ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, PYQ देखो, पिछले 6-7 साल के देख लो, ट्रेंड समझ में आएगा क्या चल रहा है अभी ट्रेंड में, उसी को पढ़ना है। जो इस ट्रेंड को फॉलो करेगा वो कम मेहनत पे ज़्यादा नंबर लाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सिलेक्शन उसी का होगा जो कम पढ़ेगा और काम का पढ़ेगा। वो भी कैसे? बार बार। वो भी कैसे? अब कोई फोटो तुम्हारी रखी है, ठीक है, 4000 फोटो में तुम्हारे सिर्फ 10 टोक फोटो ही अच्छे हैं, 4000 में 10 फोटो अच्छे हैं, तुमने सबका अलग अलग फोल्डर बना दिया। अब उस 4000 में से हर दिन 4000 फोटो देखना चाहते हो तो पॉसिबल है क्या? आज से चालू किया 4000 फोटो देखना, 10 दिन में कंप्लीट किया 4000, ठीक। अब 10 दिन के बाद 10 दिन देख लिया, उसके बाद 10 दिन के बाद पूछा ये वाली फोटो का याद आएगा क्या? नहीं। पर 4000 फोटो तो है मेरे पास, पर मैं देखता सिर्फ 10 हूं। हमेशा जब भी मन करता वो 10 फोटो इधर से निकाला इधर से निकाला, तो 10 फोटो को देखता हूं। तो 10 फोटो देखने के लिए 10 दिन चाहिए क्या? विदिन 10 मिनट्स में 10 फोटो देख सकता हूं। पहले दिन टाइम लगेगा, ढूंढ के देखना पड़ेगा, पहले दिन टाइम लगेगा, ढूंढ के देखना पड़ेगा। अगले दिन टाइम थोड़ा कम होगा, फिर एक समय आएगा, अच्छा कौन सा वाला चाहिए, ये चाहिए, याद रहेगा, इसमें जाके ऐसे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आखिरी में जाके देखना क्या है, 4000 की 10, तो पता होना चाहिए ना किधर है। तो पता करने में अलग मेहनत, इससे अच्छा 4000 की जगह मैंने 100 फोटो रखे, 100 में से 10 ही देखना है, तो कौन सा ज़्यादा आसान है?
समझ गए बेटा? पर पता होना चाहिए ना कौन कहाँ पर है। तो जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा पता रहेगा। और वही 10 फोटो को बार बार देखना है तो उसी को बार बार देखो ताकि वो याद रहे। जब भी कोई फोटो मांगे अच्छी फोटो भेज दो, दनादन भेज दिए। यस और नो? नहीं तो किसने मांगा फोटो, अपनी फोटो भेजो, अपन ढूंढ रहे 3 दिन तक इंतजार कर रहे कब आएगा फोटो। उसको क्या पता 4000 में से छाट रही है ना कौन सा फोटो अच्छा है करके। हो पाएगा क्या? समझ गया बेटा? ठीक। तो प्रोसेसर जो आया है इनबिल्ट उसको तो अपग्रेड नहीं किया जा सकता है ना। जो प्रोसेसर आ गया है इनबिल्ट उसको तो चेंज, फ़ोन खरीद लियो चेंज कर सकते हो क्या? नहीं ना। हाँ वो तो फ़ोन है, तुम तो इंसान हो, तुम्हारा प्रोसेसर चेंज हो सकता है क्या? नहीं ना। वो लगा है, ये तो 1.4 है, फिर तुम्हारा तो 0.04 होगा 0.04 का प्रोसेसर है तो ये तो चलता भी नहीं है। तो कैसे करें? हमको इसी प्रोसेसर के साथ जीना है ना। तो क्या कर सकते? प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबल नहीं है, उम्र हो गया ना। कर सकते थे 11th 12th में 10th में मेहनत करते तो अपग्रेड होता है। आफ्टर 12th 16 17 के बाद आपका ब्रेन का डेवलपमेंट नील, ना के बराबर। सिर्फ एक्सपीरियंस। क्या मिलेगा? सिर्फ ब्रेन डेवलप नहीं होता, पता है कि नहीं? 11th 12th में जितना ब्रेन डेवलप होना होता है उतना 11th के बच्चे जितना तेज सीखते चीज़ों को वो आप लोग नहीं सीख सकते। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी नहीं हो सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस मिलेगा। एक चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो ये याद होगी, सीख नहीं सकते। कुछ समझ में आया? तो प्रोसेसर फिक्स हो गया तुम लोग का ये। तो वी कैन नॉट चेंज द प्रोसेसर बट वी कैन चेंज द स्ट्रेटेजी। अपने जो कंटेंट है उसको कम करो, अच्छे अच्छे कंटेंट रखो, लिमिटेड हटाओ, सब डिलीट मारो। क्या करो? सब डिलीट मार दो। समझ गए कि नहीं? यस और नो? ठीक। तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है बेटा, है ना। आओ फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? देखा, इसलिए मैं प्रतीक को याद नहीं करता हूँ। हाँ, क्या चीज़? डिलीट? क्या डिलीट नहीं होता? हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। डिलीट ही नहीं होता है, ठीक है। उसका मेरे पास उपाय है, आइए एक दिन, ठीक है, मेरे पास आइए, मैं पूरा डिलीट कर दूंगा, पूरा मेमोरी लॉस, ठीक है, गजनी हो जाएंगे अपन, ठीक। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो आओ मेरे पास, पूरा मेमोरी इरेज कर दूंगा पूरा, फिर नया स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक। यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं? अब ये भी दिक्कत है मेमोरी इरेज करना। क्या होता है 4000 फोटो रखे रखे प्यार हो जाता है उससे, डिलीट करने से पहले दिल बहुत दुखता है ना, कैसे डिलीट करें? हैं ये चीज़। तो अब 4000 रखा है तो कैसे डिलीट करें? इसलिए ट्रांसफ़र ही नहीं करना ना। हाँ, एक फ़ोन से दूसरा फ़ोन लो तो उसमें ट्रांसफ़र ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं हूँ बिल्कुल। मैं कभी ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ डाटा, पूरा पूरा पड़ा हुआ है पुराने उसमें। फ़ोन जिंदा है तब तक है, नहीं तो फिर ख़त्म। तो उसके लिए सीधा सीधा ये है कि जहाँ रहो उसके हिसाब से रहो, उसके बाद ख़त्म। तुम कौन, हम कौन, आया समझ में? तो अब क्या कर सकते हैं? पुरानी मेमोरी डिलीट कैसे होती है? पुरानी मेमोरी डिलीट करने के लिए नए मेमोरीज पे ज़्यादा फोकस करो। यस। तो पुरानी मेमोरी कैसे डिलीट करेंगे? नहीं ना, नहीं हो सकता है। नई मेमोरीज पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा वर्क करो। 24 घंटे बैठ के पढ़ते रहोगे कोई याद नहीं आएगी। समझे कि नहीं? कौन कैसे आएगा याद? कोई याद नहीं आएगा। आओ इधर। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे मेमोरी क्या हो जाएगी दूसरी वाली, कम ना। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब दिन भर वही लेके बैठे रहोगे तो वही याद आएगा। दिन भर बुक लेके बैठे रहोगे कुछ याद नहीं आएगा। लोगों को नींद नहीं आती रात में, पढ़ाई के टेंशन में नींद नहीं आती, ऐसा होता ही नहीं है। जब भी नींद ना आए पढ़ने बैठो, कोई भी हो, दिन भर सो लो, दिन भर सोयो, 24 घंटा सो लियो, रात को दिन में ज़्यादा सो लिए तो रात को नींद नहीं आती ना। पढ़ने चालू करो 1 घंटे। है और पढ़ने का अगर और जल्दी नींद चाहिए तो बायो वाले फिजिक्स पढ़ लो, हैं रोटेशनल पढ़ लो, ठीक है, अच्छे अच्छे चैप्टर्स है पढ़ो। मैथ्स वाले मैथ्स के क्वेश्चन लगाना चालू कर दो, ठीक है। फिर देखना आधे घंटे बाद अपने आप सो जाओगे, सुबह ही नींद खुलेगी। और भाई अब नींद नहीं आ रही, बैठ के किसी के बारे में सोच रहे हैं, है ना, उसमें कुछ लगता है थोड़ी है, मेहनत थोड़ी है, तो फिर और नींद नहीं आएगी ना। ऐसा नहीं करना है। जब भी नींद ना आए तो सीधा इलाज क्या, पढ़ने बैठ जाओ,
तो यूटिलाइज है। नींद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है ना। लोग यहाँ बोलते हैं कि नींद भगाए कैसे, समझ रहे हो कि नहीं। जो पढ़ते हो बेचारे ये सोचते हैं कि नींद भगाए कैसे, कॉफ़ी पी ले, ये पी ले, वो कर ले, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले। और जिनको पढ़ना नहीं है उनको नींद आती नहीं है, समझ रहे हो। सब सब एक दूसरे से रिलेट है। काम करना किसी को नहीं पसंद, चाहे तुम हो चाहे तुम्हारा दिमाग। जहाँ मजे कराओगे सब करेंगे, फ्री में मजे हर कोई करेगा, फ्री में मजे हर कोई करेगा। अभी मैं बोलूँगा चलो बेटा घुमा के लाता हूँ, देखो सब चल देंगे। अभी बोलूँगा बेटा पैसे लगेंगे घूमने के, आधे लोग ऐसे ही मना, सर मैं तो पढ़ूंगा, मेरा तो मूड नहीं है, समझ लो कि नहीं। अब मैं बोलूँगा चलो बेटा पढ़ाई करेंगे, आज 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठा करके यहाँ पढ़ाऊंगा, सर मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, सर मेरी तबीयत खराब है, मेरा चक्कर आ रहा, सब चल देंगे ना, एक आध को छोड़ के। फ़र्क ये है तो किसी को मेहनत नहीं करना, मज़े सबको करना। समझ में आए कि नहीं। आओ मज़े करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो प्रतीक कर रहा था टाइम पास, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने भी वेव पास होंगे, 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी क्या पास होंगे वेव, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन क्या 1 सेकेंड इज कॉल्ड, क्या बोलते उसको? फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने भी वेव पास होंगे उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो न्यू इज इक्वल्स होता है सी बाय लैम्डा। न्यू इज इक्वल्स क्या होता है? सी बाय सी आपका है स्पीड ऑफ वेव, और स्पीड ऑफ वेव नहीं दिया तो लाइट, स्पीड ऑफ वेव नहीं दिया मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ समझे कि नहीं? यस। ओके, यहां तो कोई दिक्कत किसी को? आओ आगे देख लेते थोड़ा सा वेव नंबर। क्या देख लेते हैं? वेव नंबर को हम बोलते हैं न्यू का बार। बार समझते हो ना? यस, वो वाला नहीं, ये दूसरा बार है, ठीक। तो ये न्यू बार मतलब वेव नंबर, न्यू बार मतलब वेव, ओके। न्यू बार मतलब नया बार नहीं ना बेटा, है ना? अच्छा, पता चला पूछ लिया सर कहाँ खुला है। ओके, यहां से देखो, अगर बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं अपन? वेव नंबर। ये मान लो ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है, कितना? 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, नंबर ऑफ वेव पूछो, गिन सकते हो क्या? गिन सकते हैं ना अपन? कितने वेव है? हाँ, जानबूझ के कम दिया हूँ क्यों, तुमसे नहीं हो पाएगा ना फिर। 1 2 3 वेव है। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने भी वेव प्रेजेंट होंगे वो उसका वेव नंबर कहलाएगा। 1 सेंटीमीटर लेंथ, उसमें जितने वेव होंगे वो क्या कहलाएंगे? उसका वेव नंबर। तो नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में आपके पास जितने भी वेव है वही आपका क्या है? वेव नंबर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। सो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने भी वेव होंगे वो क्या कहलाएंगे? वेव नंबर। और वेव नंबर वेवलेंथ का उल्टा होता है।
वेव नंबर वेवलेंथ का उल्टा होता है। क्यों भाई? अब वेवलेंथ जितना बड़ा होगा, वेव जितना बड़ा होगा, नंबर उतने क्या होंगे? समझ आ रहा है? 1 सेंटीमीटर छोटे से वेव है, 10 ठोक है, तो वेव नंबर 10। 1 सेंटीमीटर बड़े वेव है, 2 सेंटीमीटर के एक एक वेव, तो कितने आएंगे? 5। समझ गए मैं क्या बोला? जितना ज़्यादा वेव का लेंथ होगा, नंबर उतना ही क्या होगा? कम, क्योंकि ये फिक्स है। 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने भी वेव होंगे वो आपका क्या कहलाएगा? वेव नंबर। क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत किसी को? ओके, आगे आगे लिखो। स्पीड ऑफ वेव, हाँ ठीक है, वो खत्म हो गया। स्पीड ऑफ वेव, क्या होता है? स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव in 1 second is called speed of wave। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपका वेव जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो उसका क्या कहलाएगा? स्पीड। क्या कहलाएगा उसका? ओके, नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी। So distance traveled by a wave in 1 second is called speed of wave। ओके, दो चीज़ और है, एक आपका टाइम पीरियड और दूसरा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो कितना टाइम लग रहा है? तो किसी भी वेव को अपने वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो ये मान लो कोई वेव है, तो ये डिस्टेंस वेवलेंथ है ना, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू मान लो 1 सेंटीमीटर, लेट इट बी। तो किसी वेव को अपने वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा ना, तो इस वेव का वेवलेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इस वेव का अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो उसको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। मतलब किसी भी वेव को अपने वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करना है। क्या कवर करना है? तो किसी भी वेव को अपने वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करने में क्या लगेगा? जितना भी टाइम लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। तो डेफिनेशन क्या हुआ? द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कवर a distance, the time taken by a wave to cover a distance equal to its wavelength। समझ गए बच्चा? नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझते हो? एम्पलीट्यूड ए। अगर एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आओ थोड़ा सा वेव को देखते हैं, वेव किधर चला गया? ओके, आ जाओ। ये आपका वेव था, यस और नो? तो इस वेव में जो आपका क्रस्ट है उसका हाइट, क्या आपका हाइट ऑफ द क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ द ट्रफ, दोनों सेम होते हैं। तो ये जो हाइट है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये जो डेप्थ है ये इसको भी क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो किसी भी वेव में उसके क्रस्ट का हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, तो किसी भी वेव का क्रस्ट का हाइट या तो ट्रफ का डेप्थ क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो ये भी एम्पलीट्यूड और ये भी, क्योंकि वेव जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे है पर एक्चुअल में एग्जैक्ट होता है ना, जितना ऊपर जाएगा उतना ही
नीचे सिमेट्रिक होता है वेव, यस और नो? साइन वेव क्या बोलते हैं इसको? ऐसे होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर जितना उसका पीक पॉइंट होगा उतना ही उसका डेप्थ पॉइंट होगा। तो हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ दोनों को अपन क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। समझ आया बच्चा? ठीक, चलो लिखो फिर नेक्स्ट पेज में। ओके, तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। तो हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, व्हाट इज दैट? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज दैट? कोई दिक्कत किसी को? तो किसी वेव का हाइट जितना होगा उतना ही उसका क्या होगा? डेप्थ, और वही क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। ओके, यहाँ पे जाकर के अपने को थोड़ा सा किसके बारे में पता चला? वेव मोशन। किसके बारे में पता चला? चलिए अब अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, मिटा दूँ ना इसको। अब अपन पढ़ते प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या पढ़ते थोड़ा सा? ओके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक आया और उसने डिफाइन किया वेव की एनर्जी को। किसको डिफाइन किया? कोई दिक्कत किसी को? कोई वेव अगर है, ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, पार्टिकल मतलब समझते हो ना, जिसके पास मास है, तो उसकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? हाफ। हाँ या ना? व्हाट इज एम? अब अगर वेव है, क्या है? वेव भी तो मूव कर रहा है, यस और नो? तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? क्यों निकाल सकते हैं? मास नहीं ना, तो मास जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। मतलब हर वेव के पास, वेव मतलब रेडिएशन ना, वेव मतलब, तो हर रेडिएशन के पास, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सारे टाइप ऑफ रेडिएशन को मिला के क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज व्हाट? लाइट इज व्हाट? रेडिएशन। लाइट क्या है आपका? यस और नो? तो आपका लाइट रेडिएशन है बेटा, आपका लाइट, समझ रहे हो? तो प्लैंक ने कहा कि भाई देखो, जो जैसे सन को ले लेते हैं अपन। किसको ले लेते हैं? ठीक, तो अपने पास सन है, तो सन से एनर्जी आएगी, हाँ या ना? सन से क्या आएगी? तो सन से जो एनर्जी आएगी, तो प्लैंक ने कहा कि जो रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है। तो अपन सन को समझ लेते हैं। तो प्लैंक ने कहा कि भैया देखो, सन से जो एनर्जी आ रही है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, और वो डिसकंटिन्यूस आ रही है। कैसे आ रही है? पहले एक पैकेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। तो प्लैंक ने सबसे पहले कहा कि जो एनर्जी आ रही है सन से, रेडिएशन, तो जो रेडिएशन की एनर्जी होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है। कैसे होती है? और वो किसके फॉर्म में आती है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन पैकेट्स को उसने नाम दिया क्वांटम। क्या नाम दिया उसने इस पैकेट्स को? क्वांटम। समझ गए? तो जो भी, कोई भी रेडिएशन है, अपन तो सन की बात करें, कोई भी रेडिएशन है, कोई भी रेडिएशन अगर आ रहा है तो वो एनर्जी को किसके फॉर्म में लेके आ रहा है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या नाम? और वो कंटिन्यूसली आ रहा है कि डिसकंटिन्यूसली? डिसकंटिन्यूसली। कोई दिक्कत? सबसे ज़्यादा हम जिस रेडिएशन को देखते हैं वो है लाइट, वो है लाइट। तो लाइट के जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उसको हमने एक और नाम दिया, दैट इज कॉल्ड फोटोन। दैट इज कॉल्ड, तो लाइट को छोड़ के जितने भी है सबका नाम क्वांटम। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई मेटल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके खराब होता है तो उसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं उसको? कोई भी मेटल, कोई भी मेटल किसके कांटेक्ट में आ रहा है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके खराब हो रहा है, क्या नाम दिया उसको? कोरोजन। पर सबसे ज़्यादा हम जिसको देखते हैं वो है आयरन। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या है? आयरन। हर जगह पे है ना। तो हम सबसे ज़्यादा कोरोजन किस में देखते हैं? तो उसको एक स्पेसिफिक वर्ड दिए, क्या? रस्टिंग। किसी में भी हो रहा है तो कोरोजन, आयरन में हो रहा है तो स्पेसिफिक नाम। समझ गए? तो सेम चीज़, कोई भी रेडिएशन का एनर्जी का पैकेट तो उसका नाम है
क्वांटम। और अगर स्पेसिफिकली क्या है, लाइट अगर है तो उसका नाम है फोटोन। क्या है इसका नाम? कोई तकलीफ किसी को? तो पहला चीज तो प्लांक ने कहा कि भैया जो रेडिएशन की एनर्जी आती है वो डिसकंटिन्यूसली आती है और छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जिसका नाम है क्वांटम। दूसरा चीज, कितना? एक पैकेट आ गया, एक क्वांटम आ गया, तो उस क्वांटम की एनर्जी कितनी? तो उसने कहा कि किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझ गए? जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी उतनी ज़्यादा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी उतनी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? इसलिए कभी भी देखना, फ़ोन अगर देखते हो तो जितने भी महंगे फ़ोन आते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हीटिंग इफेक्ट। हीट करता है ना। सस्ता फ़ोन है, उसमें कभी ऐसा नहीं आएगा ना अरे ये बहुत ज़्यादा हीट करता है। कोई भी कंपनी का मॉडल आता है तो उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम एक ही चीज़ आता है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है प्रोसेसर, फ्रीक्वेंसी हाई, एनर्जी ज़्यादा। जितना ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा लॉस भी उतना ही होगा। तो फिर वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हमको लगाना पड़ता है। अगर कूलिंग सिस्टम नहीं लगा, हीट तो जनरेट होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, प्रोसेसर अच्छा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब हीट ज़्यादा, तो हीट तो होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका कूलिंग सिस्टम प्रॉपर लगाना पड़ेगा। समझ गया बेटा? तो किसी भी रेडिएशन की एनर्जी की बात करेंगे तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? उसके फ्रीक्वेंसी के। कौन सा थ्योरी? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। दो बात बोला उसने। तो एनर्जी जो आएगी वो डिसकंटिन्यूसली आएगी, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आएगी, पैकेट्स का नाम है क्वांटम। और अगर ये लाइट है तो फोटोन। और दूसरा, एक क्वांटम की कितनी एनर्जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत किसी को? तो उसने कहा भैया देखो, एनर्जी जो हम यहाँ लिख नहीं पा रहे थे, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? न्यू। और E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट, इस चैप्टर में आगे तक चलेगा। जो एच है प्लांक्स कांस्टेंट, और ये चैप्टर में आगे तक चलेगा, वैल्यू याद रख लीजिएगा। तो इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू का फॉर्मूला हमको पता है शायद, क्या था? सी बाय लैम्डा। ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, ये एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। और एक से ज़्यादा क्वांटम होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। एक क्वांटम का एनर्जी एच न्यू बाय एच सी बाय लैम्डा। एक से ज़्यादा क्वांटम है तो जितने उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो। 10 का पूछा 10 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपका प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। कोई दिक्कत? और लिख लेते हैं, लिखो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, according to this theory, according to this theory, क्या पहला पॉइंट, एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन is discontinuous. तो एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन इज डिसकंटिन्यूअस and comes in the form of small packets of energy called क्या बच्चा? quantum. Okay, so energy of a radiation is discontinuous and comes in the form of small packets of energy, that is called quantum. और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? एनर्जी ऑफ क्वांटम या रेडिएशन जो बोलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? is directly proportional to its
frequency. So is directly proportional to its frequency. क्या हो जाएगा? So E is directly proportional to nu. So E is equals to h nu and E is equals to h c by lambda. कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? ठीक, जहाँ पे आपका h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा। क्या था प्लांक्स कांस्टेंट? 6.6 इंटू 10⁻34। कोई तकलीफ? सी सबको पता है ऑलरेडी। स्पीड ऑफ वेव कुछ नहीं दिया था, मतलब लाइट, और लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपका लैम्डा वेवलेंथ, आपका लैम्डा वेवलेंथ। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? ठीक, नोट कर लीजिए। नोट पॉइंट, in case of light, packets of energy is called फोटोन। तो स्पीड ऑफ फोटोन क्या हो बेटा? कितना? अबे फोटोन मतलब लाइट ना, तो स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या? जो लाइट की स्पीड है, कितना? हाँ कि ना बच्चा लोग? फोटोन एमिटेड और एब्जॉर्ब एज ए पार्टिकल। जब भी आप फोटोन को एमिट करेंगे कहीं से, या जब भी आप फोटोन को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब, तो किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? पार्टिकल। एमिट किसके फॉर्म में होगा? पार्टिकल। बट ट्रेवल एज वेव। ये फोटोन की इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो फोटोन जब एमिट होगा तो पार्टिकल के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, पर जब ट्रैवल करेगा तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे। ये मेरा मतलब क्या? करिए जरा। हो गया बच्चों? आओ देखते हैं। कैलकुलेट एनर्जी पर क्वांटा ऑफ एन ईएमआर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया है, ई पूछा है, तो इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू
हाँ या ना? कितना दिया है? एच कितना? 6.6 इंटू 10⁻, याद रखिए इसको, इंटू फ्रीक्वेंसी कितना? 400। मेगा मतलब कितना? 10 का पावर, ये पता है ना सबको? यूनिट पता है ना सबको? नैनो मतलब, पिको मतलब, एंगस्ट्रॉम मतलब। कितना हो जाएगा यहाँ से आंसर? 26.10⁻⁻। आ रहा है क्या सबका? जूल में। कोई दिक्कत किसी को? कर पा रहे हैं अपन? यहां से फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा दिया है कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब समझते हो? 10⁻, मीटर सेंटीमीटर मीटर। अरे पता है कि यूनिट बताओ सबको? पता है फिर भी देख लो। 1 mm, ये स्मॉल यूनिट लिख रहा हूँ। मिली, मिली मतलब, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीको, फिर फर्मी, और एंगस्ट्रॉम। ये स्मॉल यूनिट है। लार्ज यूनिट की बात करते हैं। 1 किलो, फिर 1 मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा। पहले पता है ना, पहले एमबी में बात करते थे। एमबी मोबाइल में कितना एमबी स्टोरेज एमबी में आता था, फिर एमबी से काम नहीं चला, जीबी आने लगा, गीगा, फिर आजकल जीबी से काम नहीं चल रहा है, टीबी चलता है आजकल, टेराबाइट, 10⁻12। समझ गए? तो यूनिट याद रखिए, क्या याद रखिए? यूनिट। नोट कर रहे हो कि पलट दूं? कर रहे हो? करो जल्दी। ये स्मॉल यूनिट और ये लार्ज यूनिट चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। लिख लिए? हो गया बच्चों? आ जाओ। तो क्या पूछा? एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। क्या पूछा मुझसे? फ्रीक्वेंसी। तो न्यूज इक्वल्स टू क्या होता है? सी मतलब स्पीड, नहीं दिया वेव का स्पीड मतलब कितना, अपॉन लैम्डा कितना, इंटू 10⁻, कितना रहा सॉल्व करके? 3 जीरो हटा दूंगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? -7। ऊपर आएगा 8 और 7 कितना? 15। हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, क्या किया? समझ आया? 4 जीरो हटाया तो 10 का पावर कितना हो गया? -7। -7 ऊपर आएगा तो प्लस 8 + 7 कितना? 15। 3/4 कितना होता है? आ रहा था कैसा? ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। मुझसे क्या पूछा? एनर्जी। तो इज इक्वल टू क्या होगा? एच। इज इक्वल टू एच न्यू। क्या हो गया भाई? तो एच कितना? 6.6 इंटू 10⁻, कितना? इंटू अभी हमने निकाला है न्यू, कितना? इंटू 10⁻15। यस और नो? क्या मिलेगा? 4.9 10⁻। आ रहा है कैसा? सभी का आ रहा था? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ठीक है।